नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त की जो बड़ी खबर आज की वो है विधान परिषद की जंग से जुड़ी हुई। विधान परिषद के चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज बीजेपी के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि कुल 12 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसमें से बीजेपी के सभी प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। जो आंकड़े हैं एमएलए के, उसके मुताबिक बीजेपी 10 सीटों पर जीत हासिल कर रही है और 10 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर लिया। तस्वीरें उस वक्त की जब नामांकन का पर्चा दाखिल किया जा रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद यहां पर, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद है। पार्टी के और बड़े नेता की मौजूदगी में 10 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी प्रत्याशी स्वतंत्र देव सिंह, अश्विनी त्यागी और लक्ष्मण आचार्य ने अपना नामांकन भरने के बाद कहा कि वे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने उन्हें उन पर भरोसा जताया है जिस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया। ऐसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है और हम लोग भी खरा उतरेंगे पार्टी के लिए और रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। 11वां कैंडिडेट उतार रहे हैं क्या? अभी 10 ही प्रत्याशी घोषित हुए हैं, 10 नामांकन हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, जिसने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को ये सम्मान दिया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और आज मेरा और दर्द बढ़ा है कि जो मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उन्हें विस्तार देने में, पार्टी को मजबूत करने में जो पहले से हम लगेंगे और भी मेहनत से हम काम करेंगे। मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा से बहुत ही लोक कल्याणकारी कार्यक्रम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी लगातार भेज रहे थे, लेकिन संख्या बल का दुरुपयोग करके जो हमारी विपक्ष हैं हमें उसमें बाधाएं डालते थे। आज हम स्पष्ट रूप से विधान परिषद में अपने बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं और इससे जो हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जन कल्याणकारी कार्यक्रम प्रदेश में लगातार दे रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लगातार और आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से इन 10 सदस्य पहुँच करके उसमें ताकत प्रदान करेंगे। और विधान परिषद के संग्राम को दिलचस्प बना दिया है एक निर्दलीय उम्मीदवार ने। इनका नाम है महेश शर्मा, जिन्होंने नामांकन किया, कानपुर से नामांकन किया है। निर्दलीय के तौर पर इन्होंने पर्चा भरा और अब 12 सीटों पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। 13वें प्रत्याशी के आने से चुनाव होना तय हो गया है, यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये दिलचस्प हो चली है। कुल 12 सीट, 13 उम्मीदवार, 10 बीजेपी की ओर से, 2 समाजवादी पार्टी की ओर से और 1 प्रत्याशी महेश शर्मा जो कि निर्दलीय कानपुर से चुनाव मैदान में। तो जाहिर सी बात है 12वीं सीट के लिए अटल जी के साथ यहाँ से लखनऊ से लड़ा था और हम चुनाव हार गए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम ज़्यादातर चुनाव बड़े बड़े लोगों को, जितने दिग्गज हैं उनके खिलाफ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि ये जो अब तक परिवर्तन नहीं ला पाए किसी प्रकार का, देश का जो कानून और संविधान है उसको मैं बदलना चाहता हूँ। उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कुछ तैयार कर लिया है क्योंकि संविधान और कानून जो है साधन है, साध्य नहीं है। जैसे रुपया है, रुपया साधन है, साध्य नहीं है। रुपये को आप खाते नहीं हैं। रुपये को इसलिए कि आप बाजार से सामान ले आएँ और करें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। लेकिन परिषद के चुनाव में तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी ना विधायकों के सपोर्ट की। आपको सपोर्ट कौन करेगा? किसी दल से बातचीत हुई है आपकी? तो अब हम बात करेंगे, जो जिसकी इच्छा होगी करेगा, नहीं करेगा क्या बात है, हार जाएंगे, उससे क्या दिक्कत है हमको। अनामिका सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, आप जब महेश शर्मा से पूछ रही थी कि आपको सपोर्ट की तो जरूरत हुई होगी, किसी से बात हुई है कि नहीं है? उन्होंने साफ कहा अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हार जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ चुनाव होना तो तय हो गया है, पूरा जो तस्वीर होगी चुनाव की वो जरा बताएं। देखिए मेनका, आज बीजेपी की ओर से 10 प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है। समाजवादी पार्टी के पहले 2 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। 12 प्रत्याशी तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो गए, लेकिन एक प्रत्याशी ऐसे भी आए, उन्होंने जब बीजेपी के नामांकन के खत्म होने के बाद तुरंत वो पहुंचे पटल पे और उन्होंने नामांकन पत्र खरीद करके तुरंत पत्र दाखिल कर दिया। हालांकि इनके पीछे कौन है, सपोर्ट कौन करेगा, विधायकों की संख्या इनके पास कैसे आएगी, कैसे इनको जीत हासिल होगी, ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अब तक ये कई चुनाव लड़ चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई चुनाव
जीते नहीं है। तो ऐसे में ये कह पाना कि चुनावी मोड़ पे एमएलसी चुनाव आ चुके हैं और बहुत दिक्कत होने वाली है, ऐसा देख के लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक महेश चंद्र शर्मा के साथ कोई बड़ा समर्थक या कोई बड़ा चेहरा या कोई पॉलिटिकल पार्टी खुल के सामने आ नहीं पाई है। तो जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के लिहाज से आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी की ओर से 2 प्रत्याशी रखे गए, जबकि आंकड़े जो उनके पास मौजूद है, एक का जीतना तय है, लेकिन दूसरे के लिए उन्हें समर्थन की जरूरत है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को समर्थन कौन देगा? या फिर कुछ लोग हैं जो महेश शर्मा के साथ इस बार आ सकते हैं? देखिए, इस बात की गुंजाइश बहुत कम दिखती है मेनका कि महेश चंद्र शर्मा के साथ कुछ लोग चले जाएंगे। गुंजाइश इस बात की ज़्यादा दिखती है कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपने 10 ही प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं ताकि आराम से स्लीपरी मोड में सारे प्रत्याशी विधान परिषद पहुंच सके। समाजवादी पार्टी के लिए भी जो 2 प्रत्याशी हैं, अहमद हसन पहले प्रत्याशी हैं, तो वो आराम से अपना चुनाव निकाल लेंगे। इसके बाद बचते हैं राजेंद्र चौधरी, जिसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी को फिलहाल जिताने के लिए उनको। ऐसे में जो उनके पास बचे हुए विधायक हैं, साथ ही कांग्रेस, आरएलडी और जो कुछ निर्दलीय विधायक हैं, अगर इनका साथ समाजवादी पार्टी को मिल जाता है तो समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी भी विधान परिषद पहुंच जाएंगे। जहां तक बात रही महेश चंद्र शर्मा के नामांकन करने की, तो फिलहाल जितना मैंने अब तक देखा है, उनके साथ कोई खास प्रस्तावक की टीम नहीं है, साथ ही साथ उनके पास बैकअप के नाम पे भी बहुत कुछ नहीं है। तो इस बात की गुंजाइश बहुत कम दिखती है कि वो चुनौती बन पाएंगे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और ये जरूर देखकर लगता है कि बीजेपी के 10 प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के 2 जी अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार और साथ ही बीजेपी के 10, इनका परिषद में जाना तय माना जा रहा है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह ही सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड चुनाव प्रचार के लिए, और यहां सबसे ज्यादा रैली करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा रैली होगी, सभा होगी। रोड शो का समय केंद्रीय नेतृत्व से मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में पीएम अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश मॉडल को पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा भुनाने की कोशिश पार्टी करेगी। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में राज्य में प्रचार को लेकर एक खाका तैयार किया गया है। तो बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्र में मंत्री संजीव बालियान को कुल मिलाकर यहां पर 5 से 6 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के करीबी और संगठन के कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री सुनील बंसल को संगठन की रणनीति बनाने के लिए बंगाल में लगाया गया। वो लगातार बंगाल के दौरे पर हैं। इसी के साथ पार्टी ने क्षेत्र के हिसाब से संगठन की एक रिपोर्ट देने के लिए एक समिति भी बनाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से सांसद और राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर और हरीश द्विवेदी को जिम्मेदारी दी गई। अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनाव प्रचार के दौरान डिमांड तो पूरे भारत में ही देखने को मिल रही है। चाहे किसी भी स्टेट के बीजेपी को देख ले तो उनकी डिमांड है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां होने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के और भी कई मंत्री हैं और भी कई बड़े नेता हैं जो पश्चिम बंगाल में एक्टिव हैं। देखिए, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी जो है बीजेपी पूरी तरह से पहले से ही मुस्तैद है। चुनाव प्रचार एक तरह से कह सकते हैं कि वहां शुरू कर दिया जा चुका है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो अधिकतर टाइम वो वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन आपको बता दूं 2 दिन पहले जो पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे, वहाँ से जो फीडबैक आया था पश्चिम बंगाल से, उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं कराई जाए, रैलियां कराई जाएं, इसके अलावा रोड शो भी कराए जाए। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से इनकी जो लोकप्रियता है पूरे देश में किस तरह से बढ़ रही है। मैं इनका आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब हैदराबाद में म्यूनसिपल चुनाव थे तो वहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत बड़ी थी, जिस तरह से उन्होंने रोड शो और रैलियाँ की थी। तो उसी की तर्ज पर इस बार भी पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा मांग की गई है और इस विषय पर जो केंद्रीय नेतृत्व है एक रूपरेखा तैयार कर रहा है और एक
खाका तैयार किया जा रहा है कि आगे योगी आदित्यनाथ की कितनी रैलियां कराई जाए, कितनी सभाएं कराई जाए। बिल्कुल। और अनूप, खासकर कोविड के दौरान हम देखें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोविड को मद्देनजर कदम उठाए गए, सरकार की ओर से कदम उठाए गए, उसकी तारीफ WHO ने भी की, कई और जगहों से भी तारीफ सुनने को मिली है, देखने को मिली है। तो इस बात को भी भुना सकती है सरकार, बीजेपी खासकर पश्चिम बंगाल में, कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की सरकार थी, उसका उदाहरण था कि शुरू में लापरवाही बरती गई, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने शुरू से ही सोच समझकर कदम उठाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो 2 दिन पहले बैठक हुई थी उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार चला रहे हैं उनके मॉडल को जरूर पेश किया जाएगा पश्चिम बंगाल में जोर शोर से, और वहाँ दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इस राज्य को विकास के ढर्रे पे लाया है योगी आदित्यनाथ ने। क्योंकि देखिए, वहाँ पे लगातार पहले CPM की सरकार थी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, और जिस तरह से वहाँ पे विकास की स्थिति है, सभी जानते हैं कि वहाँ के विकास की स्थिति क्या है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो नीतियां बनाई जा रही है, उसको एक रोल मॉडल बनाकर पश्चिम बंगाल में पेश किया जाएगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, जो पश्चिम बंगाल है वो पूर्वोत्तर और कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल अनूप, लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी का यहां पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। उस प्रदर्शन को भुनाने की कोशिश बीजेपी विधानसभा चुनाव के दौरान कर रही है, और दावा यही है कि इस बार बीजेपी ही सत्ता में आएगी पश्चिम बंगाल की, और सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड स्टेट बीजेपी की ओर से की जा रही है चुनाव प्रचार के लिए, रैली के लिए, कि सबसे ज्यादा रैलियां PM और केंद्र गृह मंत्री के बाद इनकी ही होनी चाहिए। धन्यवाद इस वक्त अनूप पूरी जानकारी देने के लिए। और आज किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यह पुलिस को तय करना है, दिल्ली पुलिस को तय करना है कि दिल्ली में किसे आने देना है और किसे नहीं आने देना है। किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत देनी है या नहीं देनी है, यह काम पुलिस का है। ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा। इस पर दिल्ली पुलिस के हाथ में गेंद अब जाती दिख रही है। हालांकि अदालत में बुधवार को फिर से इस मामले को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना चाहिए। साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे, ये भी पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या क्या शक्तियां हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हजारों किसानों को लगभग 2 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। अब तक सरकार और किसानों के बीच 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है। कई मसलों पर सहमति बनी भी, लेकिन किसान संगठन अब भी तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं। ऐसे में इस विवाद का हल कब और कैसे निकलता है, इस पर देश की निगाहें बनी हुई है। लेकिन उससे पहले 26 जनवरी को जो किसानों ने एक चुनौती दे रखी है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे राजपथ पर, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी। बड़ी खबर अमृतसर से, जहां पर अटारी पर नहीं होगा रिट्रीट सेरेमनी। 26 जनवरी को रिट्रीट सेरेमनी नहीं होगी। BSF के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। कोरोना की वजह से 7 मार्च से बंद है सेरेमनी। भारत पाकिस्तान के सैनिकों के बीच होती है ये रिट्रीट सेरेमनी। वैसे तो हर रोज होती है, लेकिन 26 जनवरी के अगले शाम को बहुत ही खास होता है ये वक्त। 26 जनवरी को भी बहुत खास होता है वक्त, लेकिन खबर यह आ रही है कि रिट्रीट सेरेमनी नहीं होगी। कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत ये फैसला लिया गया है। 7 मार्च से ही यहां पर सेरेमनी बंद है, जो कि 26 जनवरी को भी बंद ही रहेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए यूपी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण कानून पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आगे भी सुनवाई जारी रखेगा। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई तक हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई स्थगित करने की यूपी सरकार की दलील खारिज कर दी गई, और अब अंतिम सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की गई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल की तरफ से यह कहा गया कि स्टेट ने एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा कुछ समय के लिए सुनवाई स्थगित कर दी जाए, जिससे कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हों।
तो यह मानते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस शमशेरी साहब की बेंच ने 25 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। और खबर अयोध्या से, जहां पर मंदिर निर्माण के लिए मंदिर समर्थक बबलू खान ने सभी धर्मों के लोगों से अपील की है कि वो मंदिर निर्माण का समर्थन करें और कहा कि वे विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। बबलू खान ने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के लिए काबा है, उसी तरह से हर हिंदुस्तानी के लिए मंदिर होगा। मंदिर का निर्माण इतने भव्यता से होना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका था, इतने भव्यता से होना चाहिए कि अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग काबा में अगर हज पढ़ने जाएं तो राम मंदिर का दीदार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना भव्यता से बनना चाहिए कि राम मंदिर उनको वहां काबा में भी याद आना चाहिए। जिस तरीके से हमारा काबा है, उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए राम जन्मभूमि है। और अब खबर कुशीनगर से, जहां पर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मतदान केंद्र बहुत दूर बनाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत होगी और इसी मुद्दे को लेकर गांव वालों ने यहां पर हंगामा काटा। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, चुनावी रंजिश का भी आरोप लगाया है। पडरौना तहसील के अमुआ फार्म गाँव का ये मामला है। इनका कहना है कि मतदान केंद्र बहुत ही दूर बनाया गया है और ऐसा रंजिश की वजह से उनके साथ किया गया है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर आंदोलन के दौरान कुश्ती प्रतियोगिता होगी। किसानों के आंदोलन में महिला कुश्ती प्रतियोगिता होगी। इससे पहले भी हुई थी, एक बार फिर ऐसी खबर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज होगी ये कुश्ती प्रतियोगिता। महिला पहलवान आजमाएंगी इसमें अपने अपने दांव। तो इससे पहले भी गाजीपुर बॉर्डर पर रेसलिंग हो चुकी है किसान आंदोलन के बीच, जहां पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए थे इस प्रतियोगिता को देखने के लिए भी। और आज भी गाजियाबाद में ऐसा ही होने वाला है। देश भर से महिला पहलवान हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही हैं। और आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिला है। और चलिए आपको भी दिखाते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। Pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health, water is hygiene, water is safety, and water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality, and work towards a day no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। आप भी इस वाटरथन का हिस्सा बन सकते हैं। बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके आप बहुत पानी बचा सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। एटा से, जहां पर जिला जेल में बंद एक कैदी ने रंगदारी मांगी है। खबर यह है कि आगरा के एक डॉक्टर से 10 लाख रुपए की रंगदारी इस कैदी ने मांगी है। अब सवाल यह है कि आखिर जेल में बंद होकर उसने रंगदारी की डिमांड कैसे की। हत्या के एक मामले में सजा काट रहा है आरोपी। प्रशासन और जेल में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी अजेंद्र शर्मा, हमारे सहयोगी ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। तो आगरा के डॉक्टर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। जिला जेल से रंगदारी मांगी है बदमाश ने। बड़ी खबर है कि आखिर जेल में बंद कोई शख्स कैसे रंगदारी मांग सकता है। जेल के अंदर से किस तरह से वो अपने वारदात को अंजाम दे सकता है। इस सवाल की वजह से भी यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है प्रशासन और जेल प्रशासन के बीच। मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी अलग अलग जेलों से इस तरह की वारदात हो चुकी है और कैसे जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर से अपना साम्राज्य चलाते हैं, कई उदाहरण पहले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई शुरू हुई है।
इधर मिर्जापुर में एक शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहा है। आप भी भोला सिंह की आपबीती सुनकर भावुक हो जाएंगे कि खुद को सरकारी फाइलों में जिंदा साबित करना कितनी बड़ी चुनौती है। यूपी के मिर्जापुर में एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहा है। सरकारी फाइलों में उनकी मौत हो चुकी है। अब वो लोगों से पूछ रहा है कि खुद को जिंदा दिखाने के लिए उसे आखिर कितने सालों तक और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने होंगे। मामला सदर तहसील के अमोई गांव का है, जहां 56 साल के भोला सिंह डीएम ऑफिस के सामने हाथों में खुद को जिंदा रहने के पोस्टर लेकर बैठे दिख रहे हैं। बुजुर्ग भोला सिंह आपबीती बताते हैं कि उन्हें जिंदा रहते राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने मरा हुआ करार दे दिया था, जिसके बाद उनके हिस्से की जमीन उनके भाई राज नारायण के नाम कर दी गई। लेकिन बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे बाप के मरने के बाद 2 जने के नाव चढ़ गया, भाग दोनों भाई के। लेकिन एक बाद हमके मुँह आई का उनके नाव कई धन जमीन लेखपाल कानी को। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ। क्या मृत्यु खाए मतलब मर गया है। हाँ साहब, हम जिंदा है। अच्छा, जिंदा है। हाँ। अधिकारियों से कहे, आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा, लेकिन कोई सुनते नहीं है। अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले में एसडीएम जांच कर पीड़ित को न्याय दिलवाने का भरोसा दे रहे हैं। वैसे हम लोग ने जो अपने स्तर पे जांच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहाँ से निर्णय हो करके फिर से तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। अब देखना होगा कि भोला सिंह कब तक सरकारी रिकॉर्ड्स में जिंदा हो सकेंगे। 15 साल बीत चुके हैं, लगातार वो गुहार लगा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अधिकारी, कागजों पे कुरम पूरा करने वाले अधिकारी आखिर में कैसे काम करते हैं। और वो जो बुजुर्ग है, ठंड के समय में जो चक्कर लगा रहा है बुजुर्ग को, आखिर इंसाफ कब तक मिलेगा। सुमित गर्गन, न्यूज़ 18 मिर्जापुर। तो सिस्टम में लूप होल और करप्ट अधिकारियों की वजह से इस तरह की तस्वीर सामने आती है, लेकिन गलती सुधारने के लिए 15 साल का वक्त कम नहीं होता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।